हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणज और गुणनखंड। तो देखिए गुणज और गुणनखंड क्या है। तो देखिए हमारा पहला है आपका गुणज। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तो देखो आपका गुणज क्या है। यदि किसी भी संख्या से, यदि कोई भी संख्या है उसको 1 2 3 4 5 का गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या आपकी गुणज कहलाती है। यानी कोई भी संख्या को आप 1 से गुणा करो पहले, फिर 2 से गुणा करो, फिर 3 से, 4 से, 5 से ऐसे गुणा करोगे तो आपको गुणज प्राप्त होगा। अगर यहाँ इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का पाड़ा लिखना, पाड़ा आपको आता होगा, यानी कोई भी संख्या का आप पाड़ा लिखो, कितना भी पाड़ा लिखो तो वो आपका गुणज कहलाता है। तो समझ में आया गुणज क्या होता है। यानी किसी भी संख्या को 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या से गुणा करना या किसी संख्या का पाड़ा लिखना, तो वो आपका गुणज कहलाता है। तो देखो पहला है आपका 9 का गुणज। पहला है कौन सा? 9 का गुणज। यानी 9 का गुणज का मतलब क्या है? पहले 9 को 1 से गुणा करो। 9 को 1 से गुणा किया तो क्या आया? 9। फिर 9 को किससे गुणा करना है? 2 से। तो 9 को 2 से गुणा किया तो 18। फिर 9 को गुणा करना है 3 से तो कितना आएगा? 27। फिर 9 को गुणा करना है 4 से तो कितना आएगा? 36। फिर 9 को गुणा करना है 5 से तो कितना आएगा? 45। ऐसे आपका चलता जाएगा। फिर 6 से गुणा करो 9 को, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 12 13 14, ये मतलब बढ़ता ही जाएगा। यानी देखो ये पाड़ा हुआ ना, 9 का पाड़ा ही हो गया। देखो 1 नंबर 9 2 नंबर 18, 3 नंबर 27, 4 नंबर 36, 5 नंबर 45। यानी यहाँ तो आप 9 का पाड़ा लिख लो, या फिर 9 को आप 1 से गुणा करो पहले, फिर 2 से गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो, फिर 4 से गुणा करो, फिर 5 से, 6 से, तो ये हो जाएगा आपका गुणज, 9 का गुणज। फिर देखिए आपका 15 का गुणज। किसका गुणज? 15 का। देखो 15 का गुणज यानी 15 को 1 से गुणा करना है। 15 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 15। फिर 15 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30। फिर 15 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 45। फिर 15 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 60। फिर 15 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 75। तो देखो यानी 15 को पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया 15 को, फिर 5 से, फिर ऐसे आगे आगे 6 से गुणा कर लो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जितना भी है आप गुणा करते जाओगे तो आपको उसका गुणज मिलता जाएगा। यानी आपका पाड़ा लिखना, ये 15 का पाड़ा हुआ ना, 15 का पन पंद्रुति, और 15 गुणा 3 से किया तो 45 60 और 75, यानी 15 का पाड़ा भी हो गया। और ये नहीं, या तो ये समझोगे किसी संख्या का पाड़ा लिखना गुणज का मतलब क्या हुआ, या तो आपको समझना है कि किसी संख्या का पाड़ा लिखना, या फिर ये नहीं समझ में आया तो किसी संख्या को पहले 1 से गुणा करो, 2 से, 3 से, ऐसे गुणा करते जाओ तो आपको उसका गुणज मिलता जाएगा। तो यह था आपका इसका गुणज। तो स्टूडेंट देखिए अब आगे पढ़ रहे सारो गुणज। अब देखो सारो गुणज क्या होता है। देखो सारो गुणज यानी किसी भी संख्या के गुणजों में उभयनिष्ठ गुणज देखना, यानी कोई भी 2 या 3 गुणज निकाल रहे हैं उसमें से उभयनिष्ठ गुणज को आपको देखना है। तो जो उभयनिष्ठ गुणज आपको मिल जाएंगे वो आपके सारो गुणनखंड कहलाएंगे, सारो गुणज कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? सारो गुणज। जैसे देखो कोई दिया हुआ है 2 का गुणज, फिर दिया 3 का गुणज, यानी पहले 2 का गुणज निकालेंगे, यानी 2 का पाड़ा लिखेंगे। तो देखो 2 का पाड़ा लिख रहे हैं तो ये आपका 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ऐसे चलता जाएगा आगे। यानी 2 का पाड़ा लिखा, फिर ये आगे आपके चलता जाएगा। ऐसे कैसे? देखो आपको 3 का गुणज निकालना है, यानी 3 का आपको पाड़ा लिखना है। 3 का पाड़ा लिखेंगे तो देखो 3 6 9 12, फिर 15, फिर आपका 18 21 24, और ये आपका 27, और ये आपका 30, यानी ये भी आपका बढ़ता जाएगा। देखो पहले 2 का पाड़ा लिखा, फिर 3 का पाड़ा, यानी 3 का पाड़ा लिखा, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको देखो सारो गुण निकालना है, यानी लिखा है, क्या लिखा है? किसी भी गुण जो में उभयनिष्ठ देखना, ये दोनों में एक जैसा कौन सा आ रहा है। हमने दोनों गुण निकाले, इनमें से देखना एक जैसा कौन सा आ रहा है। देखो 2 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है ना, देखो 6 इसमें भी आ रहा है और 6 इसमें भी आ रहा है। तो इसका देखो ये उभयनिष्ठ हो गया 6, यानी दोनों में 6 आ रहा है ना, तो सारो गुणज क्या हो गया? 6। फिर देखो 8 दोनों में आ रहा है, नहीं। 10 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है दोनों में, देखो 12 आ रहा है दोनों में, तो आपका आ जाएगा 12।
फिर देखो 14 नहीं आ रहा, 16 नहीं आ रहा, 18 आ रहा है, ये 18, तो ये आ जाएगा आपका 18। यानी ऐसी संख्या देखनी जो दोनों में हो तो वो हो जाएगा सार्वगुणज। वो क्या हो जाएगा इसका? सार्वगुणज। आगे और उभयनिष्ठ आता जाएगा, आगे और बढ़ेंगे ना तो आपका और आता जाएगा। तो उभयनिष्ठ यानी सार्व का मतलब क्या था? सभी में होना चाहिए। सार्व का मतलब क्या था? सभी में होना चाहिए। तो ये इसका था सार्वगुणज। आगे देखिए, आगे निकाल रहे हैं हम, देखो 3 का गुणज, 5 का गुणज और 6 का गुणज, फिर उसका निकालना आपको सार्वगुणज। फिर क्या निकालना आपको? सार्वगुणज। यानी 3 का गुणज यानी 3 का पाड़ा देखना है, 5 का गुणज यानी 5 का पाड़ा देखना है, और 6 का गुणज यानी 6 का पाड़ा देखना है। 3 का पाड़ा देखेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा आपका। फिर 5 का पाड़ा देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। फिर देखो 6 का पाड़ा देखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और ये आपका 60 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो अब देखो 3 का गुणज लिखा यानी 3 का पाड़ा लिखा और ये आगे बढ़ता जाएगा, 5 का पाड़ा लिखा आगे बढ़ता जाएगा, 6 का पाड़ा लिखा आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको देखो सार्वगुणज देखना है, तीनों में क्या देखना है आपको? सार्व। अब तीनों में उभयनिष्ठ देखना है। अब तीनों में एक जैसी संख्या कौन सी आ रही है देखना है आपको। देखो तीनों में एक जैसी संख्या सिर्फ एक ही आ रही है आपके, ये देखो या 30 यहाँ है और 30 आपका यहाँ है और 30 आपका यहाँ है, यानी आपका 30 आ रहा है। फिर आगे और आएगा, आगे बढ़ेंगे तो और आएगा आपका। लेकिन यहाँ आपको देखो 10 तक पढ़ा, मतलब 10 तक संख्या लिखी हमने, तो देखो 30 ही आ रहा है कॉमन, बाकी कोई कॉमन आ रहा है क्या इसमें? 15 इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में 15 आ रहा लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तीनों में आना जरूरी है। सारा गुण का मतलब तीनों सभी में होना, सारों का मतलब क्या था? सभी में होना चाहिए। तो देखो 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है ना। और आपका देखो मतलब तीनों में तो सिर्फ ये एक ही है, 30 तीनों में आ रहा है, इसलिए आपका सारा गुणज क्या होगा? आगे और भी आएंगे, देखो ये डैश डैश लगा लेना आगे, तो इसका सारा गुणज क्या हो जाएगा? 30। तो ये था आपका सारा गुणज। तो स्टूडेंट देखिए आगे हम पढ़ रहे गुणनखंड। हम क्या पढ़ रहे आगे? गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, यानी फैक्टर करना, उसके टुकड़े करना। तो देखो गुणनखंड क्या होता है आपका? देखो किसी भी संख्या में, यानी कोई भी आपकी संख्या है उसमें किस किस का भाग जाता है, यानी जिस जिस संख्या का भाग जाता है वो संख्या गुणनखंड कहलाती है। यानी कोई भी आपकी एक संख्या है, इसमें किस किस का भाग जाता है, आपको देखना है कि इसमें कितनी संख्या का भाग जाता है, वो सारे उनके गुणनखंड कहलाते हैं। तो देखो आप देखेंगे 18 का गुणनखंड, तो देखो आपका 18 का गुणनखंड देखेंगे, एक ऐसी संख्या है जो सब में भाग जाता है, एक का तो आपके सब में जाएगा, तो 18 का गुणनखंड। तो देखो पहले एक लिखेंगे क्योंकि एक का तो सब में भाग जाता है, आपको पता है। फिर देखो 18 में क्या 2 का भाग जाता है क्या? यानी 2 का भी भाग जा रहा है, तो ये 2 इसका गुणनखंड आ जाएगा। फिर 18 में 3 का भाग जाता है क्या 3 के पाड़े में भी आते हैं ना 18, तो ये आपका 3 आ जाएगा। फिर देखना आपका 4 का भाग जाता है क्या 18, 4 के पाड़े में 18 नहीं आते तो 4 नहीं आएगा। 5 के पाड़े में नहीं आते तो नहीं आएगा। 6 के पाड़े में 18 आता है, यानी 6 का भाग जाता है ना 18 में, तो ये आ जाएगा 6। फिर देखो आ गया आपका 9, क्योंकि 9 का भाग जाता है 18 में और 9 के पाड़े में भी आते हैं, तो ये 9 के बाद सीधा आएगा 18, यानी खुद का तो भाग जाएगा ना, खुद की संख्या में, यानी 18 का भाग 18 में जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या है? देखो एक का भाग तो सब में जाता है, फिर देखो 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, इसमें 6 का भाग जाता है, 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, 18 का खुद का तो खुद में भाग जाता ही है। फिर आपका देखना 42 का गुणनखंड, किसका देखना है? 42 का गुणनखंड। अब देखो 42 का गुणनखंड में देखना किस किस का भाग जाता है, तो शुरुआत हमेशा 1 से करेंगे क्योंकि 1 का भाग तो हर संख्या में जाता है। फिर देखो 42 में 2 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है। फिर देखना क्या 3 का भाग जाता है क्या? हाँ 3 का भी भाग जाता है। फिर देखना 42 में आपके 4 का भाग नहीं जाता है, 5 का भाग नहीं जाता है, 6 का भाग जाता है क्योंकि 6 के पाड़े में आता है ना 42, 6 के पाड़े में 42 आता है, तो 6। क्या 7 के पाड़े में 42 आता है? हाँ आता है, तो आपका 7।
7 का भी भाग 42 में जाता है, फिर 8 का भाग नहीं जाता है, 8 का नहीं जाता है, फिर 9 का नहीं जाता है, 10 का नहीं जाता है, 11 का नहीं जाता है, 12 का नहीं जाता, 13 का नहीं जाता है, 14 का जाता है आपके, किसका जाता है? 14 का। फिर 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा आपके, 18 का नहीं जाएगा, फिर 19 का नहीं जाएगा, 20 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 21 का जाएगा। किसका जाएगा? 21 का। और उसके बाद इस खुद का ही भाग जाएगा। यहाँ देखो 42 के गुणनखंड किए, 42 से पहले 1 का भाग जाता है, फिर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, 7 का पूरा पूरा भाग जाता है 42 में, 14 का पूरा पूरा भाग जाता है 42 में, 21 का देखो 21 और 21 कितने थे? 42, और 42 का खुद का भाग तो जाएगा। फिर देखना 37 का गुणनखंड। अब 37 में देखो 37 में किसका भाग जाता है? एक तो जाता है 1 का सब में, और 37 खुद का जाएगा। अब आपको ध्यान रखना, कोई अभाज्य संख्या जाए ना, अभाज्य संख्या, उसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है और 1 का जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता है। तो ये थे आपके गुणनखंड। तो स्टूडेंट देखिए आगे पढ़ रहे सार गुणनखंड। आपका देखो सार गुणनखंड क्या होता है? देखिए सार गुणनखंड वे होता है किसी भी संख्या गुणनखंड निकालने, कोई भी संख्या गुणनखंड निकालने, उसमें देखना है आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या देखना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड, वही आपके सार गुणनखंड कहलाते हैं। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके सार गुणनखंड कहलाते हैं। यानी कोई भी 2 संख्या इसके गुणनखंड निकालेंगे, उसमें देखेंगे उभयनिष्ठ कौन कौन से, तो वो आपके सार गुणनखंड में आएंगे। तो देखो 24 का गुणनखंड पहले निकाल रहे हैं। 24 का गुणनखंड यानी 24 में किस किस का भाग जाता है? तो पहले 1 का भाग जाता है, क्योंकि 1 का भाग तो सब में जाता है। फिर 24 में क्या 2 का भाग जाता है क्या? यानी 2 का भी भाग जा रहा है 24 में। फिर 24 में 3 का भाग जा रहा है क्या? तो देखो 3 का भी भाग जा रहा है 24 में। फिर देखना 24 में 4 का भाग जा रहा है, यानी जा रहा है आपका 4 का भाग। 5 का भाग नहीं जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है 24 में, तो ये आ गया 6, यानी इनके पाड़े में आता है ना 24। फिर 6 के बाद देखना 7 नहीं, 8 का भाग जाता है ना 24 में, तो ये आपका 8। फिर क्या 9 का भाग जाता है? नहीं। 10 का जाता है? नहीं। 11 का? नहीं। तो 12 का भाग जा रहा है 24। किसका जा रहा है? 12 का। फिर 24 खुद का तो भाग जाएगा 24 में। यानी आपका देखो 24 के गुणनखंड किए, यानी 24 में 1 का भाग जाता है, 24 में 2 का भाग जाता है, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का, यानी इनका भाग 24 में जाता है। फिर देखना 36 का गुणनखंड। किसका देखना है? 36 का गुणनखंड, यानी 36 में किस किस का भाग जाता है? देखो 36 में पहले 1 का भाग जाता है, फिर देखो 36 में 2 का भाग जाता है, फिर देखो 36 में 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। फिर देखना क्या 4 का भाग जाता है क्या 36 में? तो देखो 4 का भी भाग जाता है 36 में। फिर देखो 5 का भाग नहीं जाता है, 6 का भाग जाता है 36 में, 6 का भी जाता है। फिर क्या 7 का जाता है? नहीं जाता है। तो 8 का भाग नहीं जाता है। फिर देखो 36 में किसका भाग जाता है? 9 का भाग जाता है। फिर 10 का भाग जाता है? नहीं। 11 का? नहीं। 12 का भाग जाता है। 36 में किसका भाग जा रहा है? 12 का। फिर 12 के बाद 36 में जाएगा 18 का भाग, 18, और 18 के बाद किसका जाएगा? 36 का। यानी देखो 36 में आपका 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का भाग, 6 का भाग, 9 का भाग, 12 का भाग, 18 का भाग और 36 का भाग पूरा पूरा 36 में जाता है। अब आपको देखना सार गुणज, मतलब सार गुणनखंड। क्या देखना है? सार गुणनखंड। सार गुणनखंड का मतलब क्या है? दोनों में एक जैसी संख्या कौन सी है? यानी उभयनिष्ठ, यानी एक जैसी। देखो 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है। तो देखो 1 दोनों में है तो 1 लिखेंगे, 2 भी दोनों में है तो लिखेंगे, क्योंकि दोनों में होना चाहिए आपका। क्या 3 है क्या? तो 3 भी है, तो देखो आपका 3 आ जाएगा। फिर देखना 4 है क्या दोनों में? तो देखो 4 भी आपके दोनों में है, तो 4 आ जाएगा। 6 भी आपके दोनों में है, तो यह 6 आ जाएगा इसका, 6। फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है दोनों में, 12 है ना दोनों में, तो ये आपका 12। तो देखो सारा गुणनखंड क्या है? देखो 24 और 36 का सारा गुणनखंड आए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यानी देखो 1 का भाग 24 और 36 में जाता है, 2 का भी भाग 24 और 36 में पूरा पूरा जाता है, 3 का भी भाग 24 और 36 में पूरा पूरा जाता है, 4 का भी भाग 24 और 36 में पूरा पूरा जाता है, 6 का भी भाग 24 और 36 में पूरा पूरा जाता है, और 12 का भी भाग 24 और 36 में पूरा पूरा जाता है। तो ये थे इसके सार्व गुणनखंड। ये आपके सार्व गुणनखंड निकाल रहे हैं। देखो 18 का सार्व गुणनखंड निकालना है, 30 का निकालना है और 42, इन तीनों का गुणनखंड निकाल के आपको सार्व गुणनखंड निकालना है।
तो देखो 18 का गुणनखंड निकालना। देखो 18 में देखना किस किस का भाग जाता है। तो देखो 18 में पहले 1 का भाग जाएगा, फिर देखो 18 में आपका 2 का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 2 का। फिर क्या 18 में 3 का भाग जाता है क्या? तो 3 का जाता है। 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है। तो देखो आपका 6 का भाग जाएगा 18 में। फिर 18 में किसका भाग जाता है? 9 का भाग जाता है। और फिर 18 में 18 का भाग जाता है। यानी 18 में देखो पहले 1 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 6 का पूरा पूरा जाएगा, 9 का पूरा पूरा जाएगा और 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर देखना 30 का गुणनखंड, यानी 30 में किसका भाग जाता है? 1 का भाग जाता है। फिर क्या 30 में 2 का भाग जाता है क्या? तो देखो आपका 2 का भी भाग जाता है। 30 में 3 का भाग जाता है, तो देखो 3 का जाता है। 4 का भाग नहीं जाता है, 5 का भाग 30 में जाता है पूरा पूरा। 6 का भी भाग 30 में जाता है पूरा पूरा। 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता है, ना 9 का जाता है, 10 का भाग जाता है आपका। फिर उसके बाद 15 का भाग जाएगा और उसके बाद 30 का खुद का भाग जाएगा आपका। फिर देखना 42 का गुणनखंड। तो देखो 42 में किस किस का भाग जाता है? पहले 1 का भाग जाता है 42 में पूरा पूरा, फिर 2 का जाता है, फिर 3 का भी भाग जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का भाग जाता है, 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, 8 का भाग 42 में नहीं जाता है, ना 9 का जाता है, ना 10 का जाता है, ना 11 का जाता है, ना आपका 12 का जाता है। फिर आपका 14 का जाएगा। किसका जाएगा? 14 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 14 के बाद आपके 15 का नहीं जाता, 16 का नहीं जाता है, तो फिर किसका जाएगा? 21 का जाएगा। और फिर 42 का खुद का भाग जाएगा। यानी 42 में देखो 1 का भाग जाता है, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42, इसका पूरा पूरा भाग जाता है आपका 42 में। तो देखो अब इसका सारो गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? सारो गुणनखंड। तो देखो एक सब में है, देखो 1 तीनों में है तो 1 लिखा आपका। क्या 2 तीनों में है? तो देखो 2 आपका तीनों में है तो आपका 2 लिखा। क्या 3 भी है? तो देखो 3 तीनों में है तो आपका 3 लिखा। क्या 6 है? देखो 6 तीनों में है, 6 है ना तीनों में, तो 6 लिखना है आपको। फिर उसके बाद कोई है क्या? नहीं। तो देखो इन तीनों के सारो गुणनखंड 18, 30 और 42 का सारो गुणनखंड क्या आएगा? 1, 2, 3 और 6। यानी देखो 1 तीनों में, 2 तीनों में, 3 भी तीनों में और 6 भी आपके तीनों में। तो 1, 2, 3 और 6 का तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये इसके थे सारो गुणनखंड। देखिए आपका जैसे देखो आपका 1 का भाग सभी संख्या में जाता है। देखो एक ऐसी संख्या जो सभी संख्या में इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। एक तो सबका गुणनखंड आता है, यानी 1 का भाग तो आपका सब में जाता है। फिर इसके बाद देखना है कि देखो किसी संख्या का एक सारो गुणनखंड हो, यानी कोई भी 2 संख्या है उसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें सिर्फ एक सारो गुणनखंड आए तो वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है? आपके सहअभाज्य संख्या। यानी सहअभाज्य संख्या वे होती है जिसका सारो गुणनखंड सिर्फ 1 हो। तो जैसे देखो हम उदाहरण देखेंगे, देखो 13 का गुणनखंड निकाल रहे हैं, 23 का गुणनखंड निकाल रहे हैं, फिर उसका सारो गुणनखंड देखें। देखो 13 का गुणनखंड है, 13 में किसका भाग जाता है? 1 का। फिर 13 में किसका भाग जाता है? 13 खुद का भाग जाता है। फिर देखो 23 में किसका भाग जाता है? 1 का। या 23 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1। और 23 में 23 का भाग जाता है, 23 में 23 का भाग जाता है। 13 में 1 का और 13 का जाता है और 23 में 1 और 23 का भाग जाता है। फिर दोनों का सारो गुणनखंड क्या आया? 1 ही तो आया। दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा, कॉमन कौन सा? 1 ही तो है, 1 ही है ना। यानी ये दोनों कौन सी संख्या है? सहअभाज्य। अतः आपका देखो 13 और 23 सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। यानी कोई भी 2 संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, अगर उसमें एक सारो गुणनखंड आए, क्या है? सिर्फ एक सारो गुणनखंड आए तो वो आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो 13 और 23 कौन सी है? सहअभाज्य संख्या। देखिए आपके अभाज्य गुणनखंड। देखो आगे आपका पढ़ रहे अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्या हो, यानी कोई भी संख्या का हम गुणनखंड निकालें वो सारी आपके अभाज्य संख्या आनी चाहिए, भाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, तो वो आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे देखो आपका 30 दिया हुआ है, देखो 30 के टुकड़े करेंगे आपके, तो देखो 30 के टुकड़े करेंगे। देखो 30 में पहले किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। तो 30 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 15 बार। फिर 15 में किसका भाग देंगे? 3 का भाग। 3 का भाग 15 में जाता है 5 बार। और 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। तो देखो अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके? अब 30 के देखो अभाज्य गुणनखंड, 30 के
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5। 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5। ऐसे कैसे, देखो आपका 210 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 210। तो इसके देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखो 210 के टुकड़े करेंगे हम। तो देखो 210 में पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, यानी 2 का भाग 210 में दिया। 2 का भाग का मतलब क्या होता है, उसका आधा करना। 210 के आधे कितने होते हैं, 105। 105, 2 का भाग दिया तो कितना है 105। अब 105 में 3 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 35 बार। कितनी बार जाएगा, 35 बार। फिर देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग 35 में कितनी बार जाता है, 7 बार। और 7 में 7 का भाग जाता है 1 बार। तो देखो 210 के टुकड़े किए, पहले 2 का भाग दिया तो 105 बार गया, फिर 3 का भाग दिया तो 35 बार गया, फिर 5 का भाग 35 में गया 7 बार, और 7 का भाग 7 में गया 1 बार। 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 210 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 210 के अभाज्य गुणनखंड आए आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी ये सारी अभाज्य संख्या है ना, ये सारी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड, ये क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड। तो आज हमने स्टूडेंट पढ़ा आपका गुणज, गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड।